Hello student, welcome to my YouTube channel Way to Education, and in this lecture basically I am going to discuss about the numerical on the AC series and parallel circuit. ठीक है। एक न्यूमेरिकल मैं सीरीज सर्किट पे लूँगा, सीरीज RLC सर्किट पे, और एक न्यूमेरिकल मैं पैरेलल सर्किट का सॉल्व करूँगा और मैक्सिमम कॉन्सेप्ट में इन दोनों न्यूमेरिकल में क्लियर करने की कोशिश करूँगा जिससे आप बाकी के भी न्यूमेरिकल ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। तो पहला अगर क्वेश्चन जो मैंने लिया है उसमें एक सीरीज RLC सर्किट है। क्वेश्चन क्या है? सीरीज RLC सर्किट containing a resistance of 12 ohm, comma, an inductance of 0.15 Henry and a capacitance of 100 माइक्रोफैरड। ठीक है। सर्किट जो है आपका सीरीज में है, RLC सीरीज सर्किट है और उसको हमने कनेक्ट कर रखा है एक AC सप्लाई वोल्टेज 100 वोल्ट 50 हर्ट्ज सप्लाई के साथ। ठीक है। तो कैलकुलेट क्या करना है मुझे? द टोटल इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट means what is the value of the Z of the circuit, and second the current flowing in the circuit। सीरीज RLC सर्किट है, इसका मतलब करंट की वैल्यू रेसिस्टेंस में, कैपेसिटर में और इंडक्टर में सेम होगी। और थर्ड पार्ट जो है वो है आपका पावर फैक्टर ऑफ द सर्किट। और मैं आपको एडिशनल एक और चीज यहाँ पे बता दूंगा कि हाउ वी कैन कैलकुलेट द वोल्टेज अक्रॉस ए रेसिस्टेंस, ए इंडक्टेंस एंड ए कैपेसिटर। ठीक है। वोल्टेज कैसे निकालते हैं वो भी मैं बता दूंगा, तो वो पॉइंट भी मैं यहाँ पे नोट डाउन कर देता हूँ। फोर्थ पार्ट हम ले लेंगे, व्हाट इज द वोल्टेज अक्रॉस आर एल एंड सी। ये क्वेश्चन मैंने जनरलाइज इसलिए लिया है कि अगर ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर पा रहे हैं तो आप सीरीज RL सर्किट के भी क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे और सीरीज RC सर्किट के भी क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। अब जनरली क्या होता है, DC के जो क्वेश्चन हमने सॉल्व किए वो इजी हो जाते हैं क्योंकि हमारी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस है। बट अगर AC की मैं बात करूं तो वहाँ पे कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, फेजर डायग्राम, ये सब बहुत सारी चीज़ें होने के कारण थोड़े से न्यूमेरिकल जो है हमें स्टेप वाइज सॉल्व करने पड़ते हैं। और अगर आप कॉन्सेप्चुअली जो मैं लेक्चर में बता रहा हूँ, अगर उस तरह से आप किसी भी क्वेश्चन को टैकल करेंगे तो वो इजीली सॉल्व हो जाएगा विदाउट एनी प्रॉब्लम। ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ ये देखिए, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमारा जो सप्लाई वोल्टेज है वो किस फॉर्म में दे रखा है। अगर यहाँ पे मैं देखूं तो मेरा सप्लाई वोल्टेज किस फॉर्म में दिया है, VAC की अगर मैं बात करूं तो ये दे रखा है 100 वोल्ट एंड 50 हर्ट्ज। ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक रिप्रेजेंटेशन आपने ये भी पढ़ा है, VAC इज इक्वल टू, अगर इस तरह से दे रखा हो 230 साइन 2 पाई 50t, इस तरह से भी रिप्रेजेंटेशन हो सकता है। तो देखिए इन दोनों रिप्रेजेंटेशन में क्या डिफरेंस है। यहां पर जो ये 100 वोल्ट है ये है आपका RMS वैल्यू, दिस रिप्रेजेंट द RMS वैल्यू ऑफ द वोल्टेज। तो अगर आपको वोल्टेज क्वेश्चन में इस तरह से मार्क करके दिया है तो आपको ये समझना है कि ये जो वैल्यू हम यहाँ पे देख रहे हैं 100 वोल्ट की, ये इसकी RMS वैल्यू है। करेक्ट। और अगर VAC का फॉर्म इस तरह से दे रखा है, इसको हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस रिप्रेजेंटेशन ऑफ द AC वोल्टेज, और यहाँ पे जो 230 है दैट इज द पीक वैल्यू। ठीक है। तो यही दो रिप्रेजेंटेशन के फॉर्म में आ सकता है, या तो ऐसे ऐसे दिया होगा AC वोल्टेज या ऐसे दिया होगा। तो आप ये समझिएगा कि अगर इस तरह से दिया है तो पीक वोल्टेज से हम सारी एनालिसिस कर रहे हैं, और अगर इस तरह से दे रखा है तो ये RMS है। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि यहाँ पर अगर हम करंट की वैल्यू इस वोल्टेज से फाइंड आउट करेंगे तो जो भी करंट की वैल्यू आएगी वो RMS वैल्यू होगी। ठीक है। तो अगर क्वेश्चन में आपको पीक वैल्यू फाइंड आउट करने का है तो आप RMS वैल्यू एज्यूम करके उसको फिर फाइंड आउट करेंगे। ठीक है। तो दो ही रिप्रेजेंटेशन हो सकती है। इसका अगर मैं सर्किट देखूं, सीरीज RLC सर्किट, सीरीज RLC, तो मैं एक RLC सर्किट ड्रॉ कर देता हूं। ठीक है। ये मेरा RLC सर्किट हो गया और ये कनेक्टेड है AC सप्लाई से, सीरीज में है तीनों। ये कनेक्टेड है AC सप्लाई से जिसका वोल्टेज है 100 वोल्ट और फ्रीक्वेंसी आपको दे रखी है 50 हर्ट्ज। ठीक है। ये आपकी R है, ये L और ये C। अब देखिए क्वेश्चन को इसको सॉल्व करने के लिए अगर मैं देखूं तो रेसिस्टेंस की यूनिट क्या है, ओम है। करेक्ट। रेसिस्टेंस की यूनिट ओम है, लेकिन वहीं पर अगर मैं इंडक्टेंस की यूनिट देखता हूं तो वो हेनरी है, और कैपेसिटेंस की यूनिट देखता हूं तो फैराड है। और किसी भी, आपको पता है किसी भी सर्किट में KVL KCL लगाने से पहले हमें इन तीनों का यूनिट मींस अगर ओम में हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं रेसिस्टेंस को तो L और C को भी ओम में ही रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। तो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था, अगर L और C को भी ओम में रिप्रेजेंट करना है तो उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, L को XL से करते हैं, दैट इज द इंडक्टिव रिएक्टेंस,
और उसकी वैल्यू क्या आती है, दैट इज ओमेगा एल। ठीक है, तो यहां से मैं ओमेगा एल की वैल्यू निकाल लेता हूं, तो वो क्या हो जाएगा 2 पाई एफ एल। ठीक है, क्योंकि हमें फ्रीक्वेंसी दे रखा है इसलिए मैं ओमेगा को 2 पाई एफ में रिप्रेजेंट कर लेता हूं। तो यहां से क्या आ जाएगा 2 पाई इंटू एफ की वैल्यू कितनी है 50, और इंडक्टेंस की जो वैल्यू दे रखी है दैट इज 0.15 हेनरी। ठीक है, तो यहां पे हो जाएगा 0.15 हेनरी। तो अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो एक्सएल की वैल्यू आ जाएगी 47.13। अब इसकी यूनिट क्या होगी, इसका यूनिट है ओम। ठीक है, आई थिंक ये चीज आपको क्लियर होगा। इसी तरीके से एक्सी को भी मुझे ओम में रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, तो एक्सी को अगर मैं ओम में रिप्रेजेंट करता हूं तो उसका रिप्रेजेंटेशन है 1/ओमेगा सी। ठीक है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तो 1/ओमेगा मींस 2 पाई एफ सी। तो इसको मैं कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूं, 1/2 पाई इंटू 50 इंटू कैपेसिटेंस की वैल्यू कितनी दे रखी है, यहां पर है 100 माइक्रोफेरेड। तो यहां पे मैं 100 माइक्रोफेरेड पुट कर देता, 100 इंटू 10 रेज़ टू द माइक्रो मींस 6, 10 रेज़ टू द पावर -6। तो इसको अगर मैं सॉल्व करता हूं तो ये आ जाएगा 31.83 ओम। ठीक है, तो इस तरह से मैंने एक्सएल और एक्सी की वैल्यू निकाल लिया, और अब मैं इसको फिर से डायग्राम को ड्रॉ कर रहा हूं एक्सएल और एक्सी की वैल्यू एज्यूम करके। तो मेरा जो डायग्राम होगा, अब तीनों चीज ओम में आ गई है, यानी केवीएल केसीएल जो भी हमारे एनालिसिस है उसको हम इजीली यहां पर लगा सकते हैं। अब हमें इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस की वैल्यू से मतलब नहीं है, अब हमें एक्सएल और एक्सी की वैल्यू रखना है। ठीक है, और ये कनेक्टेड है एसी सप्लाई से। ठीक है, दिस इज कनेक्टेड टू एसी सप्लाई। ये हो गया 100 वोल्ट 50 हर्ट्ज। आर की वैल्यू कितनी दे रखी है, आर की वैल्यू दे रखी है 12 ओम। तो मैं यहां पे लिख देता हूं, ये हो गया 12 ओम। ये कितना हो गया 47.13 ओम, और इसकी वैल्यू आ गई 31.83 ओम। ठीक है, पहला स्टेप तो आपको ये हमेशा फॉलो करना है, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस की जो भी वैल्यू दे रखी है उसको आपको एक्सएल और एक्सी में रिप्रेजेंट करना है। फर्स्ट स्टेप आपका हमेशा यही होगा। ठीक है, स्टेप नंबर 1 में आप ये ध्यान रखेंगे। अब इंपिडेंस निकालना है इसका। तो आपको पता है जैसे रेसिस्टेंस होता है डीसी सर्किट में, वैसे इंपिडेंस होता है एसी में। तो इंपिडेंस का फॉर्मूला मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था। इंपिडेंस जेड इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी होल स्क्वायर। तो यहाँ पे आपको सभी चीजें की वैल्यू पता है, तो मैं सिंपली पुट कर देता हूँ, और ये जो जेड की वैल्यू निकलेगी ये क्या होगी, इसकी मॉड वैल्यू होगा। मींस इसका मैं केवल मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर रहा हूँ, इसका एंगल फाइंड आउट नहीं कर रहा हूँ। एंगल हम देखेंगे कैसे फाइंड आउट करेंगे, पहले आप यहां से देखें। सो 12 का स्क्वायर प्लस एक्सएल की वैल्यू कितनी है 47.13 माइनस 31.83 स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से अगर मैं जेड की वैल्यू सॉल्व करता हूं तो जेड इज कमिंग आउट टू बी अंडर रूट ऑफ, देखिए ये हो गया 144 प्लस, और इसको अगर मैं सॉल्व करता हूं तो दिस इज कमिंग आउट टू बी 234। तो इसको पूरा सॉल्व करने के बाद आएगा 19.4 ओम। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जेड फ्रॉम हियर, द वैल्यू ऑफ जेड इज 19.4 ओम। यूनिट ओम होगा, आपको पता है सारे ये ओम में ही है। ठीक है, अब अगर मैंने जेड निकाल लिया तो बहुत ईजी है। अगर मैंने टोटल इंपेडेंस इस सर्किट का निकाल लिया तो मैं यहां से करंट की वैल्यू निकाल सकता हूं, और करंट की वैल्यू किस में होगी, आई आर एम एस। मैंने क्यों, क्योंकि ये जो वोल्टेज है ये किस में है, आर एम एस में है। तो करंट कैसे निकालते हैं, वी बाई जेड, जैसे डीसी में वी बाई आर आता है तो वी बाई जेड। सो दिस इज वी बाई जेड। मैग्नीट्यूड की मैं केवल बात कर रहा हूँ, एंगल अभी मैं यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ। तो वी कितना है 100 अपॉन 19.4। तो यहां से वैल्यू आ जाएगी 5.14 एम्पियर। तो जो करंट यहां पे फ्लो कर रहा है इस सर्किट में, तीनों में जो करंट फ्लो कर रहा है, दैट करंट आई आर एम एस इज इक्वल टू 5.14 एम्पियर। तो अब सर्किट में ये नहीं, क्वेश्चन में ये नहीं दिया हुआ है कि आपको पीक वैल्यू फाइंड आउट करना है, केवल ये बोल रहा है कि आप करंट की वैल्यू फाइंड आउट करो, तो आप आईआरएमएस की वैल्यू ये बता सकते हैं। ठीक है, अब यहीं पे मैं स्टेप वाइज ये भी ले लेता हूं कि वोल्टेज की वैल्यू क्या आ रही है। ठीक है, वोल्टेज भी यहीं पे हम निकाल लेते हैं, वोल्टेज। ठीक है, तो वोल्टेज अक्रॉस आर, वी आर। तो वोल्टेज अक्रॉस आर क्या होगा, ये जो करंट है दिस करंट मल्टीप्लाइड बाई दिस रेसिस्टेंस। सो 5.14 ये करंट आ रहा था मल्टीप्लाइड बाई रेसिस्टेंस 12। सो दिस इज कमिंग आउट टू बी 61.7 वोल्ट। ठीक है, अगर यहां से मैं वी एल की वैल्यू निकाल रहा हूं, वी एल की वैल्यू कैसे निकालेंगे, आई मल्टीप्लाइड बाई एक्सएल।
भाई एक्सेल ओम में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आई मल्टीप्लाइड बाई एक्सेल। सो दिस इज 5.14 मल्टीप्लाइड बाई एक्सेल की वैल्यू कितनी है 47.13, ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 242.2 वोल्ट। इसी तरीके से हम VC की वैल्यू निकाल सकते हैं, क्या होगा I मल्टीप्लाइड बाई XC। बहुत ही ईजी है, एक बार आप ये सीख जाएंगे तो 5.14 इंटू 31.8, इसकी वैल्यू आ रही है 163.5 वोल्ट। इस तरह से मैंने क्या निकाल लिया, वोल्टेज निकाल लिया। करेक्ट। अब अगर क्वेश्चन में देखें, पहला पार्ट हम सॉल्व कर चुके हैं, टोटल इंपीडेंस निकल गया हमारा सर्किट का। दूसरा पार्ट द करंट फ्लोइंग इन द सर्किट, IRMS निकाल लिए, वोल्टेज हम निकाल लिया। अब देखते हैं पावर फैक्टर। तो मैंने आपको पावर फैक्टर जब ट्रायंगल बताया था तब मैंने आपको बताया था कि पावर फैक्टर की क्या वैल्यू होती है। पावर फैक्टर इज गिवन बाय cos फाई, और यहां पर देखिए यहां पर क्या है इंपीडेंस और रेसिस्टेंस, तो cos फाई इज गिवन बाय R अपॉन Z। मैंने बहुत सारे फॉर्मूले थे, पावर के फॉर्म में भी बताया था, लेकिन अभी अगर इस क्वेश्चन में हम देखें तो पावर फैक्टर के लिए हम R बाई जेड से इजीली निकाल सकते हैं। तो R की वैल्यू कितनी है हमारी 12 और Z की वैल्यू कितनी है 19.4, सो दिस इज कमिंग आउट टू बी 0.619। तो आपकी पावर फैक्टर की वैल्यू आ गई, पावर फैक्टर इज इक्वल टू 0.619। ठीक है। यहां से आप चाहिए तो फाई की वैल्यू भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। फाई क्या हो जाएगा, फाई इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ 0.619 एंड दिस इज कमिंग आउट टू बी 51.8 डिग्री। अब देखिए आपके ये डाउट आएगा कि ठीक है हमने पावर फैक्टर तो निकाल लिया, लेकिन अब आपको ये डिफाइन करना होगा कि लीडिंग है कि लैगिंग है। ठीक है, वो चीज हम कहां से देख सकते हैं, आप यहां पे खुद देखिए। अगर मैं यहां पर देख रहा हूं, सबसे पहले ये देखिए कि एक्सेल की वैल्यू ज्यादा है या एक्सी की वैल्यू ज्यादा है। देखिए एक्सेल की वैल्यू कितनी आ रही है 47.13 और एक्ससी की वैल्यू कितनी आ रही है 31.83। तो एक्सेल की वैल्यू ज्यादा है, इसका मतलब जो इंडक्टिव पार्ट है हमारे सर्किट में वो ज्यादा डोमिनेंट होगा। और आपको पता है इंडक्टिव पार्ट का मतलब क्या हुआ कि जो हमारा करंट है वो क्या करेगा, लैग करेगा। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि अगर वोल्टेज और करंट के रेफरेंस में हम बनाएं, सो दिस इज द लैगिंग पावर फैक्टर। तो ऐसे आप देख सकते हैं कि लीडिंग होगा कि लैगिंग होगा। अब इस क्वेश्चन में मैंने क्या किया, कॉम्प्लेक्स का यूज नहीं किया। आप इसको चाहिए तो दूसरे मेथड से कॉम्प्लेक्स से भी यूज कर सकते हैं। कई बुक्स में आपको कॉम्प्लेक्स में इंपीडेंस को यहां पर रिप्रेजेंट कर देगा और कॉम्प्लेक्स में रिप्रेजेंट करने के बाद फिर उसकी एनालिसिस कर देगा। बट मैं चाहता हूं कि कॉम्प्लेक्स को हम अवॉइड करें, और उसको अवॉइड करने से भी हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं सीरीज के लिए स्पेशली। तो इस तरह से आप सीरीज सर्किट के किसी भी क्वेश्चन को आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। मैं आपको एक बार और रिवाइंड कर देता हूं। सबसे पहला स्टेप है, स्टेप नंबर 1 है आपको एक्सेल और एक्सी कैलकुलेट करना, निकालना। और एक्सेल और एक्सी इसलिए कैलकुलेट कर रहे हैं क्योंकि सभी ओम में आ जाएंगे, और एक बार ओम में आ जाते हैं उसके बाद आप वेक्टर से जेड के इंपीडेंस के फॉर्मूले से इंपीडेंस निकाल सकते हैं। इंपीडेंस निकालने के बाद हम करंट निकाल सकते हैं, और करंट निकालने के बाद सीरीज में आपको पता है सब में सेम करंट फ्लो होती है, तो हम वोल्टेजेस निकाल सकते हैं। और कॉस फाई के लिए मैंने आपको 2-3 फॉर्मूला बताए। जो फॉर्मूला हमें पावर, अगर पावर दे रखा है तो पावर के फॉर्म में हम कॉस फाई निकाल सकते हैं, या फिर हमें आर बाई जेड दे रखा है तो इस फॉर्म में हम निकाल सकते हैं। ठीक है। तो और ये भी देखना होगा कि सर्किट में एक्सेल डोमिनेट कर रहा है या एक्सी डोमिनेट कर रहा है। तो जैसे कि यहाँ पे हम देख रहे हैं एक्सेल डोमिनेट कर रहा है, मींस इंडक्टिव पार्ट डोमिनेट कर रहा है। इंडक्टिव पार्ट डोमिनेट कर रहा है मतलब जो हमारा पावर फैक्टर होगा वो क्या होगा, दैट इज द लैगिंग पावर फैक्टर। आई थिंक ये चीज क्लियर होगा। ठीक है। अगर इसका मैं फेजर्स की बात करूं, वैसे तो क्वेश्चन में फेजर नहीं दिया, लेकिन अगर फेजर्स की मैं बात करूं तो मैं सिंपली क्या ड्रॉ कर सकता हूं, देखिए यहां पर ये वोल्टेज आ गया, ये क्या है VL माइनस VC। आपको पता है VL वोल्टेज बड़ा है, VC वोल्टेज छोटा है। आप यहां से देख सकते हैं VL की वैल्यू कितनी आ रही है 242.2 और VC की वैल्यू आ रही है 163.5। तो अगर इसको मैं सब्सट्रैक्ट करता हूं तो ये जो वेक्टर आएगा दैट इज 78.5 वोल्ट, ये वोल्टेज। और यहां से जो वोल्टेज मैं मेंशन कर रहा हूं ये क्या है VR। तो VR की वैल्यू कितनी आ गई 62 वोल्ट। ठीक है। और आपको पता है इन दोनों के बीच जो एंगल बनता है, ये जो एंगल बनता है इसी एंगल को हम क्या कहते हैं, दिस एंगल, दिस इज डिफाइंड बाय द फाई, और वी कैन से फाई। तो फाई की वैल्यू कितनी है, फाई इज इक्वल टू 51.8। तो इस तरह से आप चाहिए, और ये क्या है, दिस इज रिजल्टेंट, दिस इज VS एंड दिस वैल्यू इज 100 वोल्ट। तो इस तरह से आप फेजर में भी इसको ड्रॉ कर सकते हैं, कोई आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। और यहीं पर अगर कैपेसिटेंस डोमिनेट होता तो ये फेजर नीचे की साइड आता, और आपका जो फाई है वो कैसा आता, लीडिंग हो जाता। ठीक है।
तो आई थिंक ये सीरीज का ये क्वेश्चन क्लियर होगा। और आइए अब नेक्स्ट पार्ट में हम देखते हैं कि पैरेलल सर्किट को हम कैसे सॉल्व करेंगे इजीली। तो ठीक है, ये न्यूमेरिकल आपका पैरेलल सर्किट पे रिलेटेड है। और इसमें जैसा कि न्यूमेरिकल में आप देख सकते हैं, यहाँ पे क्या कह रहा है कि एक पैरेलल सर्किट है जिसमें दो ब्रांचेज हैं। ठीक है, तो दो ब्रांचेज है और वो दोनों ब्रांचेज किस में कनेक्टेड है? पैरेलल में कनेक्टेड है। ठीक है, और ब्रांच 1 में क्या है आपका रेसिस्टेंस है 100 ओम, वो सीरीज में कनेक्टेड है इंडक्टेंस के 1 हेनरी के साथ। तो आइए सर्किट ड्रॉ कर लेता हूं। तो जो चीज बता रहे ये है मेरा रेसिस्टेंस। ठीक है, ये ब्रांच 1 है और इसके साथ इंडक्टेंस कनेक्टेड है सीरीज में। ठीक है, रेसिस्टेंस की वैल्यू कितनी है? 100 ओम और इंडक्टेंस की वैल्यू है 1 हेनरी। ठीक है, और इसके साथ एक और ब्रांच है इसी के पैरेलल में, वो भी उसमें एक रेसिस्टेंस कनेक्टेड है और एक कैपेसिटेंस कनेक्टेड है। ठीक है, इस तरह से। तो इस रेसिस्टेंस की कितनी वैल्यू है? 50 ओम और यहां पर वैल्यू है 79.5 माइक्रोफैरेड। ठीक है, और ये जो सर्किट है ओवरऑल सर्किट ये कनेक्टेड है एसी वोल्टेज के साथ। दिस इज एसी वोल्टेज पैरेलल। ठीक है, और इसकी वैल्यू दे रखी है 200 वोल्ट 50 हर्ट्ज। ये आपका सर्किट है। ठीक है, और मैं एज्यूम कर लेता हूँ कि यहाँ पे जो करंट फ्लो कर रहा है, ये ब्रांच 1 ले लेते हैं, तो यहाँ पे मैं करंट मान लेता हूँ I1। ये करंट को मैं एज्यूम कर लेता हूँ I2। तो ये करंट क्या हो जाएगा? टोटल करंट को मैं मान लेता हूँ IT। अब देखिए आपको क्या क्या फाइंड करना है। सबसे पहले ब्रांच करंट फाइंड आउट करना है, मीन्स I1 और I2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। और उसके बाद आपको टोटल करंट फाइंड आउट करना है, मीन्स IT की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। और पावर फैक्टर ऑफ द सर्किट, इस सर्किट का पावर फैक्टर क्या होगा ये आपको फाइंड आउट करना है। ये तीन चीजें फाइंड आउट करनी है। तो हमारा स्टेप नंबर 1 सेम रहेगा। सबसे पहले एक्सएल और एक्सी निकाल लेते हैं। ठीक है, ताकि सारी चीजें ओम में हो जाते हैं। एक्सएल इज इक्वल टू 2 पाई एफ एल। सो दिस इज 2 पाई, फ्रीक्वेंसी कितनी है हमारी? 50 हर्ट्ज। ये है 2 पाई इंटू 50 इंटू एल की वैल्यू है 1। तो ये वैल्यू आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 314.15 ओम। ठीक है, एक्सएल की वैल्यू मैंने निकाल लिया। और इसी तरीके से एक्स सी की वैल्यू होती है 1 अपॉन ओमेगा सी होता है, तो 2 पाई एफ सी। तो ये वैल्यू अगर मैं पुट करता हूँ 1 अपॉन 2 पाई इंटू 50 इंटू 79.5 इंटू 10⁻⁻⁻6 माइक्रोफैरेड मीन्स -6। तो ये जो वैल्यू आ जाएगी दैट इज कमिंग आउट टू 40.03 ओम। तो इस तरह से हमने एक्सएल और एक्ससी दोनों की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली। ठीक है, तो अब मैं फिर से सर्किट ड्रॉ कर लेता हूं यहाँ पे एक्सएल और एक्ससी एज्यूम करके। तो ये मेरा रेसिस्टेंस हो गया और अब इसकी एक्सएल और एक्ससी की वैल्यू भी ओम में आ गई है मेरे पास। ठीक है, और ये फिर रेसिस्टेंस, ये हो गया कैपेसिटेंस। ठीक है, और यहाँ पे जो करंट फ्लो कर रहा है वो I1 I2 है। ये हो गया 100 ओम, इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 314.15 ओम। इसकी वैल्यू आ गई 50 ओम है और ये वैल्यू आ गई 40.03 ओम। तो अब आप जैसा कि देख सकते हैं ये जो सर्किट है ये इसमें सारी चीजें ओम में आ गई। अब मैं क्या करूंगा, पैरेलल, या तो आप पैरेलल एडमिटेंस कैलकुलेट कर लीजिए या फिर मैं इंपीडेंस लेके ही चलता हूं, आपको कंफ्यूज नहीं करता ज्यादा। इंपीडेंस यही है, पहले मैं Z1 यानी इसका इंपीडेंस कैलकुलेट करता हूं और फिर मैं इसका इंपीडेंस कैलकुलेट करता हूं। और अगर आपको टोटल इंपीडेंस निकालना है तो आप क्या कर सकते हैं, अपना पैरेलल सर्किट का जो फॉर्मूला होता है वो लगा सकते हैं। तो सबसे पहले Z1 देखते हैं कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो Z1 की वैल्यू क्या आएगी? Z1 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, सेम वही फॉर्मूला, आर स्क्वायर प्लस एक्स एल स्क्वायर। अब यहाँ पे एक्स ही है नहीं सर्किट में इसलिए नहीं लेंगे, आर स्क्वायर प्लस एक्स एल स्क्वायर। तो आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी? 100 स्क्वायर प्लस 314.15 का स्क्वायर। तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी, इन दोनों को अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 329.69 ओम। ठीक है, अब ये क्या हो गया, ये आपने निकाला जो ये इसका मैग्नीट्यूड हो गया। अगर आपको एंगल निकालना है तो आप पावर फैक्टर रिलेशन से भी निकाल सकते हैं। अगर मैं एंगल की बात करूं तो एक फॉर्मूला मेरे पास ये है, cos फाई इज इक्वल टू आर अपॉन जेड। आर की वैल्यू कितनी है? 100 और जेड अभी हमने कैलकुलेट किया मैग्नीट्यूड 329.69। ठीक है,
यहां से आप निकाल लेंगे, या फिर मैं कह सकता हूं यहां से फाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, फाई इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ 100 अपॉन 329.69। तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी, फाई आप निकालेंगे, दिस इज कमिंग आउट टू बी 72.34 डिग्री। ठीक है, ये तो मैंने, ये जो यहां पे निकाला ये मैं कह सकता हूं ये 5.1 है, ये टोटल पावर फैक्टर नहीं, दिस इज 5.1। अब आइए Z2 देखते हैं, सेम प्रोसीजर हम फॉलो करेंगे। तो Z2 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ R2 स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा आपका XC स्क्वायर। क्यों? क्योंकि एक्सएल यहाँ पर 0 है, तो इसको ये वैल्यू मैं पुट कर दूंगा, तो 50 का स्क्वायर प्लस 40.03, XC की वैल्यू कितनी निकाली हमने 40.03। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, तो इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 50 का स्क्वायर प्लस दिस इज कमिंग आउट टू बी 64.05 ओम। ठीक है, एंगल में वैसे ही कैलकुलेट कर लूंगा, एंगल में वैसे ही कैलकुलेट कर लूंगा। तो यहां से आ जाएगा आपका, अगर फाई यहां से निकालता हूं तो फाई 2 की जो वैल्यू आएगी, फाई 2 इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ आर बाई जेड। तो अब इसके लिए इसका आर लेंगे, तो कॉस इनवर्स ऑफ आर की वैल्यू कितनी है 50 बाई जेड कितना है 64.05। तो यहां से जो एंगल की वैल्यू आएगी वो आएगी आपकी नेगेटिव में आएगी -38.687। ठीक है, ये आपने Z1 और Z2 की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। अब देखिए क्या बोल रहा है, ब्रांच करंट। तो ब्रांच करंट आपको पता है, ब्रांच करंट कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये पैरेलल वोल्टेज है, ये अगर वोल्टेज है 200 तो इसके अक्रॉस भी 200 वोल्ट है और इसके अक्रॉस भी 200 वोल्ट है। आपने Z1 और Z2 निकाल लिया, तो वोल्टेज डिवाइडेड बाई इंपीडेंस इज द करंट। तो सिंपल है ओम्स लॉ। तो यहां से अगर मैं I1 की वैल्यू पूछूं तो I1 की वैल्यू क्या आ जाएगा, I1 इज इक्वल टू V अपॉन Z1। ठीक है, अब हमें एंगल में चाहिए इसलिए एंगल में ले रहे हैं हम, केवल मैग्नीट्यूड नहीं लेना है। तो ये आ गया 200 अपॉन, अब देखिए एंगल में इसको कैसे लिख सकते हैं, Z1 की वैल्यू कितनी है, Z1 की जो वैल्यू हमने निकाली है वो है 329.69 और एंगल में क्या वैल्यू आया है 72.343। तो इसको कैसे हम सॉल्व करते हैं, इसके साथ एंगल कितना है, इसके साथ एंगल है 0, तो मैग्नीट्यूड डिवाइड होता है डायरेक्टली, तो 200 डिवाइडेड बाई 329.69। ठीक है, और एंगल क्या होता है, एंगल जब ये ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो ये आएगा 0 माइनस 72.343। तो यहां से देख सकते हैं आप I1 इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 0.6060 एंगल -72.343। और ये हमें एक्सपेक्टेड भी था, आप खुद देख लीजिए। वोल्टेज और करंट का जो पहला सर्किट है, जो पहला ब्रांच है हमारा, इसमें क्या है, इंडक्टर है। इंडक्टर है मतलब वोल्टेज जो होगा, वोल्टेज से करंट क्या करेगा, लैग करेगा। लैग करेगा मतलब माइनस आना चाहिए, और आप यहाँ पे देख सकते हैं माइनस आ रहा है। तो कभी अगर मान लीजिए माइनस प्लस में भी कंफ्यूजन है तो आप सर्किट को देख करके इजिली बता सकते हैं कि जो मेरा जो करंट निकलेगा वो माइनस में आएगा या प्लस में आएगा। तो यहां आपको गलती नहीं करनी है। अब आइए देखते हैं I2 की वैल्यू क्या होगी। I2 की वैल्यू V अपॉन Z2। अब आपको पता है I2 किस में है, कैपेसिटिव सर्किट में है, तो हमेशा यहां पर जो करंट होगा वो क्या करेगा, लीड करेगा, यानी ये जो एंगल आएगा वो हमेशा प्लस में आएगा। ठीक है, तो इसको अगर मैं लेता हूं तो 200 एंगल 0 अपॉन Z2 की वैल्यू हमने क्या निकाली है 64.055 एंगल, अब यहां पे कितना एंगल आया था -38.68। इसको मैं सॉल्व करूंगा तो कैसे कर सकता हूं, 200 अपॉन 64.055 एंगल 0 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस 38.68। ठीक है, यहां से मैं इसको सॉल्व कर लेता हूं, ये वैल्यू आ जाएगी 3.122 और एंगल में कितना आ गया 38.68 डिग्री। ये सब डिग्री में है। तो इस तरह से आपने I1 और I2 की वैल्यू निकाल दिया। लेकिन अभी हमने ये ब्रांच करंट निकाल लिए, I1 और I2 निकाल लिए, लेकिन अभी हमें क्या निकालना है, टोटल करंट। अब आपको पता है टोटल करंट क्या होगा, IT
is basically the sum of IT is the vector sum of I1 plus I2, I1 plus I2, ठीक है। तो एक या तो आप इसको वेक्टर ऐड कर लीजिए या फिर आप सिंपली कह सकते हैं, दोनों को पहले मैं लिख देता हूं, दोनों करंट की क्या वैल्यू आ रही थी, दिस इज 0.6060 एंगल -72.343, ठीक है। और प्लस में क्या आ गया, I2 की क्या वैल्यू आ रही थी, 3.122 एंगल 38.68। अब अगर यहां पर ध्यान से देखिए तो ये दोनों पोलर फॉर्म में हैं, और पोलर फॉर्म में हम ऐड नहीं कर सकते, कभी भी पोलर फॉर्म में ऐड और सब्सट्रैक्ट नहीं करेंगे, और कभी भी कार्टेशियन फॉर्म में मल्टीप्लाई और डिवाइड नहीं करेंगे, ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। तो इसको मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें, कार्टेशियन में। तो पोलर टू कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में मैं कन्वर्ट करूंगा, तो कार्टेशियन में इसका क्या आएगा रिप्रेजेंटेशन, 0.183 माइनस जे 0.578, ठीक है। अगर पोलर टू कार्टेशियन या कार्टेशियन टू पोलर में अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, तो मैं मेरे को उस पर अलग से एक मैं वीडियो बना करके आपको बता दूंगा कि कैसे कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। लेकिन आपको एक चीज हमेशा ध्यान रखना है, प्लस या माइनस आएगा तो आपको हमेशा कार्टेशियन में करेंगे, और अगर डिवाइड या मल्टीप्लाई आता है तो हमेशा पोलर में ही करना होगा, ठीक है। तो 2.437 प्लस जे 1.95। अब ये ऐड कैसे होते हैं, इस टर्म को इस टर्म से ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगी 2.62, और इस टर्म को इस टर्म से ऐड कर देंगे तो ये माइनस में है तो ये आ जाएगा प्लस 1.372 जे। अब आपको क्या करना है, इसको मुझे कन्वर्ट कर देना किसमें, पोलर में। तो पोलर में कन्वर्ट करने के लिए कोई नहीं है, ये मान लीजिए अगर ये वैल्यू आती है आपकी पोलर में, आर एंगल थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, तो आर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, आर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2.62 का स्क्वायर प्लस 1.372 स्क्वायर। सो दिस इज द मैग्नीट्यूड, एंड मैग्नीट्यूड इज कमिंग, सॉल्व करता हूं तो दिस इज कमिंग आउट टू बी 2.95 एम्पेयर, और थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, tan इनवर्स ऑफ y बाई एक्स, तो 1.372 डिवाइडेड बाई दिस। तो यहाँ से अगर थीटा की वैल्यू मैं निकाल रहा हूँ तो दिस इज कमिंग आउट टू बी 27.60 डिग्री, करेक्ट। बट हमें क्या कैलकुलेट करना है, ये तो करंट हो गया। तो अगर टोटल करंट की मैं बात करूं तो दिस टोटल करंट इज इक्वल टू 2.95 एंगल 27.60। तो जैसा कि आप सर्किट में देख सकते हैं, जो मेरा टोटल करंट जो आ रहा है वो क्या कर रहा है, दैट इज लीडिंग, मींस यहाँ पर प्लस आ रहा है तो 2 पॉइंट। अब यहाँ पर क्या कैलकुलेट करना है, पावर फैक्टर हमें कैलकुलेट करना है। तो पावर फैक्टर कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, तो आपको पता है अगर थीटा की वैल्यू आपको पता है तो आप इजीली पावर फैक्टर कैलकुलेट कर सकते हैं। पावर फैक्टर ऑफ द सर्किट इज इक्वल टू कॉस थीटा, ठीक है। वोल्टेज और करंट का ये रिलेशन है कॉस थीटा, तो कॉस ऑफ 27.60, तो यहाँ पे क्या वैल्यू आ जाएगा 0.88, दिस इज द पावर फैक्टर। तो आप देख सकते हैं बाय यूजिंग दिस स्टेप हम इजीली पैरेलल सर्किट को भी सॉल्व कर सकते हैं। मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं। पहले मैंने क्या किया, यहाँ पे Z1 और Z2 की वैल्यू निकाली, और Z1 और Z2 वैल्यू निकालने के बाद मैंने एंगल भी निकाला। वो मैंने कैसे निकाला, बाय यूजिंग cos phi 1 एंड cos phi 2 पावर फैक्टर के थ्रू। और एंगल निकालने के बाद इजिली जब मैंने Z1 Z2 निकाल लिया तो मैं I1 I2 करंट कैलकुलेट कर सकता हूं, ठीक है। और टोटल करंट क्या होगा, इज द वेक्टर सम ऑफ I1 प्लस I2। तो यहाँ पर मैंने I1 प्लस I2 करके टोटल करंट निकालेगा। टोटल करंट की क्या वैल्यू है 2.95 एंगल दिस, और यहाँ से पावर फैक्टर में इजीली कैलकुलेट कर सकता हूँ। सो दिस इज ऑल अबाउट द क्लास, एंड बाय यूजिंग दीज टू न्यूमेरिकल्स जो मैंने डिस्कस किए, कोशिश मैंने किया कि आपको सीरीज और पैरेलल सर्किट के जो मैक्सिमम कॉन्सेप्ट है मैं आपको समझा सकूं। इसके बाद भी अगर कोई प्रॉब्लम आपको आती है या किसी भी न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं या न्यूमेरिकल दे सकते हैं, मैं उसको सॉल्व करके आपको इजीली समझा दूंगा।